नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। चूँकि हम लोग जो है आज से एक एक चैप्टर निपटाएंगे अपने बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी नहीं बल्कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी के पूरे सिलेबस को। हम लोगों ने अपने सिलेबस को 20 अलग अलग चैप्टरों में बांट दिया है, ठीक है। और 5 अलग अलग टॉपिक्स के अंदर वो सारे चैप्टर कवर होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हम पढ़ने वाले हैं 20 अलग अलग चैप्टर को 21वां चैप्टर आपके द्वारा जोड़ा जाना चाहिए, जो कि करंट अफेयर के होंगे। और करंट अफेयर की तैयारी कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला जो है मैं आपको बता दूं कि हम लोग ऑरली सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि बोर्ड वर्क और तमाम चीज़ें की जाती है। सो वी हैव लैक ऑफ रिसोर्सेज, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू डिलीवर्ड द एंटायर सिलेबस इन ओरल फॉर्म। तो हम बोलते जाएंगे, आपको ध्यान से सुनते जाना है कि क्या मैं बता रहा हूँ। मैंने इसी तरह आप लोग विश्वास कीजिए कि यूनिवर्सिटी के बच्चे को मैंने गाइडेंस किया था, उनको बताया था, उनके लिए मैंने इंग्लिश, हिंदी और तमाम जो सब्जेक्ट्स होते हैं, हिस्ट्री, ये सभी इसी फॉर्म में बताया था और वो लोग अच्छे खासे नंबर लाए थे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं सेम थिंग जो है वो एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। मैंने पहले चैप्टर में ही बता दिया कि क्या कारण रहा जो कि मैंने उस चैनल को छोड़ दिया और दूसरे चैनल पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग 5 अलग अलग टॉपिक्स में अपने 20 चैप्टर को बांटेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग इंडियन इकोनॉमी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था को, अर्थशास्त्र को नहीं। अर्थशास्त्र को पढ़ने चले तो उसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो भारत में किस प्रकार से तमाम चीज़ें चलती हैं वो सर, और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। हमारे पास इंट्रोडक्शन में 5 चैप्टर होंगे। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिंग इन इंडिया। किस तरह से प्लानिंग चलता रहा इंडिया में, किस तरह से पॉलिसी बनी, नेहरू, महालनोबिस और तमाम जो 5 ईयर प्लान शुरू हुए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुए, वो सारा प्रोग्राम, फिर LPG रिफॉर्म आया 1991 में, वो तमाम चीज़ें जो है मैं आपको फिर से बता दूं कि इंट्रोडक्शन में हम लोग 5 चैप्टर रखे हैं। बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्लानिंग इन इंडिया। इसमें 5 हो गए। अब फाइनेंस के टॉपिक पर हमारे पास 5 चैप्टर होंगे। फाइनेंस के टॉपिक पर हम लोग सबसे पहले करेंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, दूसरा इंडियन बैंकिंग सिस्टम, किस प्रकार से नपात्रा, ललेखा से लेकर के आज के मॉडर्न RBI और तमाम जो बैंकें हैं, रूरल, रीजनल रूरल कोऑपरेटिव बैंक और तमाम नबार्ड्स और तमाम चीज़ें, ठीक है, उसको कवर करेंगे। फिर मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा मॉनेटरी पॉलिसी RBI द्वारा बनाए जाते हैं और फिस्कल पॉलिसी जो है सरकार के द्वारा। और फिर इन्फ्लेशन, महंगाई। तो 5 चैप्टर इसमें कवर होंगे। टोटल आपके हुए 10 चैप्टर। अब एक्सटर्नल सेक्टर जो है हमारा तीसरा टॉपिक, उसमें हम 2 चैप्टर को कवर करेंगे। तो 2 चैप्टर यदि कवर करते हैं तो एक एक्सटर्नल सेक्टर हो गया खुद, कि बाहर में किस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, वो तमाम चीज़ें इसमें सीखेंगे। फिर जो है हम लोग उसी में एक्सटर्नल सेक्टर वाले चैप्टर में ही इंटरनेशनल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, जो है IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो 2 चैप्टर हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में हो गए, तो टोटल हो गए 12 चैप्टर। अब चलेंगे सोशल सेक्टर की ओर। सोशल सेक्टर में हमारे पास 3 चैप्टर होंगे। यदि आप लोग सोसाइटी पढ़े होंगे तो उसमें ज़्यादातर कवर होते हैं पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये 3 चैप्टर। बेरोजगारी, असमानता और गरीबी, पॉवर्टी, ठीक है। तो ये हमारा चौथा टॉपिक था। चौथा टॉपिक्स में हम लोग 3 जो है कंप्लीट करेंगे। तो टोटल हो गए हमारे पास 15 चैप्टर। 5 चैप्टर अभी और हमें देखने हैं। तो डोमेस्टिक सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि एग्रीकल्चर, ठीक है, इंडस्ट्रीज जिसमें कि PDS, MSP, ठीक है, पैक्स, ये तमाम चीज़ों को देखेंगे। 16वां चैप्टर हमारा होगा सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर जानते ही हैं कि 55% जो है
योगदान है इंडियन जीडीपी में, ठीक है। फिर देखेंगे 19वां इंफ्रास्ट्रक्चर, और 20वां भी इसी से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है। टॉपिक्स को इंफ्रास्ट्रक्चर से ही रिलेटेड टॉपिक्स उसमें कवर होंगे। तो चलिए हम लोग आज शुरू करेंगे बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो इकोनॉमी के जो पिताजी कहे जाते हैं, इकोनॉमिक्स के पिताजी किसको कहते हैं? एडम स्मिथ को। लेकिन ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि उनके दादाजी जो है हमारे भारत में ही रहते थे, जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, ठीक है। कौटिल्य, जो कि अर्थशास्त्र मतलब राजनीतिक और आर्थिक चीज़ों पर उनके द्वारा जो सिद्धांत दिए गए थे, तो उनके बारे में तो जिक्र होनी ही चाहिए, क्योंकि इनसे कहीं पहले ये जो एडम स्मिथ हैं और आपके बहुत सारे लाइनल रॉबिन्स हैं, अल्फ्रेड मार्शल है, इन सब से कहीं पहले वो 4th सेंचुरी BC में ही आए और उन्होंने हमें इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत के बारे में बताया, ठीक है। नीति शास्त्र के बारे में पढ़ाया, राजा को कैसे होना चाहिए, राज्य की क्या अवधारणा होनी चाहिए, राज्य की कितनी एलिमेंट होनी चाहिए, वो तमाम चीज़ें जो है उनके द्वारा पहले ही बता दिया गया, ठीक है। तो मैं उनको भी इंडियन वेब से उनको प्रेज करना चाहूँगा, मतलब प्रेज करना क्या, वो तो प्रशंसक कार्य किए ही थे। तो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। इकोनॉमिक्स है क्या और इकोनॉमी है क्या? तो सबसे पहले जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो आपके जहन में सवालात आते होंगे कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी है क्या भाई? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था, हिंदी में तो समझ में आता है कि भाई अर्थशास्त्र है। शास्त्र मतलब पढ़ने लिखने वाली चीज़ें, कैसे पढ़े जाएं, क्या किए जाएं, नहीं किए जाएं, किस तरह से प्लानिंग किए जाएं। और एक अर्थव्यवस्था तो पता ही है, क्या लेन देन हो रहा है, कितने इकोनॉमिक्स एंटिटीज़ उसमें कंजप्शन कर रहे हैं और प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अर्थव्यवस्था हो गई। तो हिंदी में समझ में आता है भैया, लेकिन अंग्रेजी जो है इसमें समझने में कठिनाई बहुत बार होती है। तो सबसे पहले मैं आपको इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन बता दूं कि इट इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडीज़ हाउ लिमिटेड रिसोर्स, यह एक विषय है जिसमें किस प्रकार से जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं उसको ऑप्टिमली यूज किया जाए। मतलब ये नहीं कि उसका इतू सा भी बर्बाद करें, पूरा चूज करके उसको इस्तेमाल करें, जिससे कि ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ठीक है। वस्तु की उत्पादकता के लिए, उत्पादन के लिए हम उस रिसोर्स को, जो लिमिटेड रिसोर्स है, उसको कंप्लीटली यूज करके उसका हम प्रोडक्शन करें। एंड सर्विसेज, और सेवा भी, टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, जो हमारा जो असीमित इच्छाएं हैं उसको पूरा करने के लिए हम लोग किस प्रकार से संसाधनों को, सीमित संसाधनों को इस्तेमाल करके हम अपनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो ये जो है यही सब्जेक्ट ये हमें सिखाता है। अब चलेंगे हम कुछ प्रेजिंग वाली बात। इन 4th सेंचुरी BC आचार्य चाणक्य रोट अर्थशास्त्र covering the principle and application about the political science and economics। तो 4th सेंचुरी ईसा पूर्व BC में आचार्य चाणक्य हुए, जो कि चंद्रगुप्त के गुरुजी थे। उनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र नाम की एक किताबें लिखी गई, उसके बहुत सारे वॉल्यूम हैं, ठीक है। कवरिंग द प्रिंसिपल एंड एप्रिसिएशन अबाउट पॉलिटिकल साइंस, उन्होंने राजनीतिक शास्त्र और इकोनॉमिक्स के उसमें सिद्धांत वगैरह दिए, एप्लीकेशन दिए, ठीक है। तो ये 4th सेंचुरी BC की ही बात रही। तो ये तो रहा हमारे लिए प्राउड का मोमेंट, ठीक है। अब 18th सेंचुरी में जो है 1776 की ये बात है कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि ये जो है ये धन का विज्ञान है, ठीक है। अर्थशास्त्र जो है इसमें आप कैसे पैसे को जोड़ेंगे, तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे जिससे कि आप धनी होंगे, तो यह साइंस ऑफ वेल्थ है, ठीक है। तो धन को यदि आपको एकत्रित करना है, धन को यदि आप कमाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग साइंस ऑफ वेल्थ को पढ़े। तो यही डिफाइन किया गया 18th सेंचुरी में एडम स्मिथ के द्वारा, ठीक है। फिर 19th सेंचुरी में अल्फ्रेड नोबेल आए। तो धन जब कमा लिए, जब साइंस ऑफ वेल्थ की बात हो गई, तो इनके द्वारा जो है वेलफेयर डेफिनेशन भी दिए जाने लगे। मतलब यदि आप धन कमा लिए तो उससे कुछ वेलफेयर भी कीजिए। समाज को यदि किसी एक वर्ग के पास धन हो और दूसरे वर्ग के पास धन न हो तो समाज में विरोधाभास की भावना जागृत होगी।
लोग जो है आपस में ही लड़ने कटने मरने लगेंगे, और सारा डकैती चोरी तो धन के ही लिए ही होता है। तो इसलिए जो है वेलफेयर डेफिनेशन भी दिया गया कि भाई उस धन में से किसी किसी को भी दो, ताकि उनका भी वेलफेयर हो। मतलब स्टेट जो है अपने आवाम की, अपने जो पीपल्स हैं, अपने जो जनता है, उसके वेलफेयर के लिए सोचे। तो वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो है 19th सेंचुरी में अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया। ठीक है, इन 20th सेंचुरी, और यदि आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो काइंस लॉ, स्नेल्स लॉ, ठीक है, ये स्नेल्स लॉ तो वो साइंस वाला हो गया। ठीक है, तो क्लासिकल थ्योरी, काइंस थ्योरी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें आती है। चलिए, 20th सेंचुरी में लायनल रॉबिन्स नाम के लोग आए, मतलब एक इकोनॉमिस्ट आए, कल लायनल रॉबिन्स, याद रखिएगा। हम लोग अभी तक कितने कितने लोगों की बात कर लिए? आचार्य चाणक्य की बात किए, या कौटिल्य की बात, दोनों तो एक ही हैं, और विष्णुगुप्त चाणक्य वो भी हैं। ठीक है, तो सेम ही है, विष्णुगुप्त चाणक्य। और 18th सेंचुरी में हमारे पास एडम स्मिथ आया, दो लोगों की बात किए। तीसरे में अल्फ्रेड मार्शल। अब चौथे आदमी की हम बात करेंगे जो कि लायनल रॉबिन्स हैं। उनके द्वारा किया गया प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी फॉर डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स डिफाइन करने में उन्होंने बताया कि स्कार्सिटी की प्रॉब्लम, मतलब आगे चल के हमें स्कार्सिटी फेस करने पड़ेंगे, मतलब सारा रिसोर्स वगैरह खत्म होते जा रहे हैं, डिप्लीटिंग रिसोर्सेस। ठीक है, रिसोर्स तो चूंकि लिमिटेड ही है, तो इसलिए इनके द्वारा तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ें हैं जो कि पढ़ लेने चाहिए, इससे एग्जाम में कोई क्वेश्चंस आने वाले हैं नहीं। विद ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड रिसोर्स डिप्लीशन, स्कार्सिटी बिकम द बेसिक इशू स्टडीड अंडर द इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ और घटते रिसोर्स के साथ साथ जो स्कार्सिटी का जो ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक मुद्दा हो गया है, बहुत आम जो है ये समस्या हो गया है अंडर द इकोनॉमिक्स। इसमें जो है अर्थशास्त्र में जो है द सब्जेक्ट मैटर इज डिविडेड इनटू द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और इसी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम लोग जो है इस इकोनॉमिक्स को दो भागों में बांटते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मतलब सूक्ष्म, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर हो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीड द इंडिविजुअल इकोनॉमिक्स। ठीक है, इंटिटीज एंड कॉन्सेप्ट लाइक डिमांड, सप्लाई न घट जाए, अभी हो रहा है ना, पेट्रोल का सप्लाई जो है घट गया है, दाम बढ़ गया है, तो ये सारी जो है इंडिविजुअल लेवल पर। तो ये जो है ये पेट्रोल वाली चीज़ें जो है ये मैक्रो लेवल पर भी, क्योंकि इन्फ्लेशन जो कंट्री का बढ़ रहा है तो इससे देश को भी समस्याएं हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी आता है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पर प्राइस, कॉस्ट, ये सारे जो है डिमांड, सप्लाई, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है इसमें एग्रीगेट, समग्र जो है हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ते हैं कि नेशनल इनकम इस साल कितना रहा लोगों का। ठीक है, जीडीपी कितना रहा, ठीक है, इन्फ्लेशन क्या रहा, कितना % इन्फ्लेशन, जो कि आरबीआई के द्वारा आप लोगों को पता ही है 4+-2 जो है इन्फ्लेशन का एक उपयुक्त मात्रा होनी चाहिए। सबसे आइडियल कंडीशन जो है 4% इन्फ्लेशन रहे तो बेहतर है, 2 यदि हो जाए तो थोड़ा सोचने वाली बात है, लेकिन फिर भी ठीक है, और 6 तक हाईएस्ट इन्फ्लेशन होने चाहिए कंट्री में। ठीक है, तो ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, हम लोगों ने क्या क्या चर्चाएं की? इकोनॉमिक्स की चर्चाएं कर ली, 13 मिनट हुए हैं, इसमें हम लोगों ने 4-5 चीज़ें सीखी। क्या क्या सीखी? तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की चर्चाएं की। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें कि हम ऑप्टिमली यूज करते हैं किसको? रिसोर्स को, लिमिटेड रिसोर्स को। किस लिए? तो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, जो इंसानी इच्छाएँ हैं, जो बहुत सारी इंसानी इच्छाएँ हैं, उसको पूरा करने के लिए। फिर हमने क्या देखा? हमने कुछ इकोनॉमिस्ट को देखे जो कि उनके द्वारा काम किए गए, जो कि सबसे पहले देखे आचार्य चाणक्य को। ये कब थे? 4th सेंचुरी BC में। क्या किया गया? तो अर्थशास्त्र इनके द्वारा लिखा गया, जिसमें कि इन्होंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के सिद्धांत दिए, एप्लीकेशन दिए। ठीक है, फिर हमने बात की 18th सेंचुरी 1776 एडम स्मिथ की। उन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है एक धन का विज्ञान है। ठीक है, फिर हमको एक और व्यक्ति मिले। कौन मिले? तो अल्फ्रेड मार्शल साहब मिले। उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा क्या कहा गया? तो उनके द्वारा कहा गया
वेलफेयर डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद लाइनल रॉबिन साहब आए, उनके द्वारा क्या कहा गया, हम बार बार जो है बोलने में हिचकिचा रहे हैं, आई डोंट नो कि क्या कारण है, गर्मी बहुत है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में कौन आए, लाइनल रॉबिन्स आए, उनके द्वारा क्या कहा गया, तो स्कार्सिटी के प्रॉब्लम के बारे में बताया गया। और इन स्कार्सिटी से निजात पाने के लिए हम लोग इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सूक्ष्म चीज़ों पर देखते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर देखते हैं, कॉस्ट, प्राइस, डिमांड, सप्लाई। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम समग्र तौर पर देखते हैं नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इन तमाम चीज़ों को, जिससे कि सरकार जो है दो चार स्टेट जो है दो चार करती हैं, ठीक है। अब चलेंगे इकोनॉमी की ओर। तो हमने इकोनॉमिक्स सीख लिया, उसके सारे लोग जो हैं जो इम्पोर्टेंट हुए उनके बारे में सीख लिया, ठीक है। अब हमने क्या समझा, माइक्रो और मैक्रो, मतलब चार चीज़ें जो हैं हम ऑलमोस्ट कवर कर लिए। अब इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी एक तंत्र है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच कंप्राइजेज ऑफ सेवरल इकोनॉमिक entities who participated in the economic activities of the investment, production and consumption for satisfaction of human wants। तो इसमें भी संतुष्ट करना है किसके, इंसानी इच्छाओं को ही। ये एक तंत्र है जिसमें बहुत सारे इकोनॉमिक्स एंटिटीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। और उन एंटिटीज़ में कौन कौन है, इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश करते जो है, प्रोडक्शन जो उत्पादन, और कंजप्शन जो हम लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, किस लिए, तो ह्यूमन वांट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जब आ जाएं तो इसी को एक तंत्र कहा जाता है। और ये सारे तंत्र जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। आपने एक बुक पढ़ी होगी तो उसमें आपने whom टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ये सब सीखे होंगे। ये सब तंत्र के अंदर ही आता है, ठीक है। तो अब हम लोग बातचीत करेंगे इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ की। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हम बातचीत करेंगे सीधे लफ्ज़ों में। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होता क्या है, आर्थिक गतिविधि क्या होता है। आर्थिक गतिविधि तभी होगा जब हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप उसके बदले में हमको पैसे दे रहे हैं, तो वो हुआ आर्थिक गतिविधि। हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो वो आर्थिक गतिविधि नहीं हुआ, ठीक है। तो मनी फ्लो जब तक नहीं होगा, मनी फ्लो जब तक नहीं होगा किसी भी कामों का, तो वो आर्थिक गतिविधि नहीं होंगे, ठीक है। अब मनी फ्लो मतलब मनी फ्लो किसी भी सामान, किसी भी सेवा को आपके तक पहुंचाया गया और आप उसके बदले पैसे नहीं दिए, ठीक है, तो वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के दायरे में नहीं होगा। अब क्या होगा यदि हम आपको पैसे ही दे रहे हैं और आप उसके बदले में कुछ नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए आपको हम ज़कात दे रहे हैं, मान लीजिए हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मान लीजिए आपको हम डोनेशन दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम आपको क्या कर रहे हैं, चैरिटी कर रहे हैं, मान लीजिए हम आपको किताबें दे रहे हैं, तो वो सब इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ के दायरे में नहीं आता है। मतलब फैक्टर सर्विस के बदले में फैक्टर पेमेंट हो, ठीक है, फैक्टर पेमेंट हो फैक्टर सर्विस के बदले में, फैक्टर प्रोडक्शन के बदले में मनी फ्लो हो, ठीक है। कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बन रहा है और कंज्यूमर तक पहुंच रहा है, उसके बदले में कंज्यूमर मनी दे रहा है प्रोड्यूसर को, तो वो हमारा इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ होगा। अब चलिए डेफिनेशन की ही बात कर लें। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर बायलैटरल ह्यूमन, मतलब दो तरफों से ह्यूमन एक्टिविटीज़, दो तरफों से ये मानवीय गतिविधियां हैं, हैविंग अ रियल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद मनी फ्लो, ठीक है। पहले के ज़माने में बार्टर सिस्टम होता था, लेकिन होता था ना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो कुछ ना कुछ तो था, ठीक है। ऑन द अदर हैंड नॉन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ आर ऑल दो सोशल, जो सामाजिक हो, यूनिलेटरल एक तरफा हो कि हमने आपको दिया, आपने मुझे कुछ नहीं लौटाया, ठीक है, आर हैविंग रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, या तो उसमें रियल फ्लो होगा या फिर उसमें मनी फ्लो होगा। फॉर एग्जाम्पल चैरिटी, डोनेशन, सोशल वर्क, दीज आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द इकोनॉमिक्स, ऑल्दो इवन दीज एक्टिविटीज फुलफिल सम ह्यूमन डिजायर, ठीक है। इससे भी जो अभिलाषाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो इच्छाएं हैं मानवों के, वो पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी ये इकोनॉमिक्स आर्थिक गतिविधि नहीं होगा। आर्थिक गतिविधि का साफ समझें, स्वच्छ समझे और स्पष्ट शब्दों में समझे। हम आपको यदि कोई सामान दे रहे हैं, उसके बदले में आपने हमें पैसे दिए, तो वो आर्थिक गतिविधि हुआ, नहीं तो वो नहीं हुआ।
अब हम बात करेंगे द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज विच आर इलीगल और अनरिपोर्टेड। तो हम बात करेंगे पैरेलल इकोनॉमी के बारे में। पैरेलल इकोनॉमी समानांतर, आप लोगों ने बहुत बार सुने होंगे कि पैरेलल सरकारें चल रही हैं, समानांतर सरकार चल रही है। एक बार ब्रिटिश के दौरान ऐसा ही हुआ था, आंदोलन के दौर में जो बहुत सारे लोग जो है क्षेत्रीय लेवल पर जो है सरकार बना दिए थे, जैसे कि बिहार में चित्तू पांडे वगैरह जो बना दिए थे सरकार, पैरेलल गवर्नमेंट, ठीक है। उसी प्रकार से पैरेलल इकोनॉमिक्स होता है, मतलब सरकार एक तरफ अपना धंधा चला रही है, हम इधर इलीगल बालू माफिया हैं, हम इधर अपना व्यापार चला रहे हैं, हम स्मगलर, मतलब यहाँ हम कबूल कन्फेस नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट बता रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। ये नहीं कि वीडियो कट करके बस लगा दीजिएगा ट्विटर पे कि ये बंदा जो है खुद कबूल रहा है कि हम स्मगलर हैं। हम वैसा कुछ नहीं है, हम अहिंसावादी लोग हैं, हिंसा हम लोग और इनलीगल चीज़ें सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। आर्थिक गतिविधि विच आर इनलीगल और इन रिपोर्टेड टैक्सेबल, लीगल आर कलेक्टिवली कॉल्ड पैरेलल इकोनॉमिक्स, ठीक है। इलीगल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड पैरेलल इकोनॉमिक्स। तो समानांतर जो है अर्थव्यवस्था है, उसमें ना ही आप रिपोर्ट करेंगे सरकार को कि आपने कितना कमाया, ना ही आप टैक्स देंगे। जाहिर सी बात है, जब रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं तो टैक्स कहाँ से देंगे, ठीक है। तो साफ शब्दों में समझे, आर्थिक गतिविधि हो रहा है, दो तरह का आर्थिक गतिविधि होता है, एक लीगल, एक इलीगल। लीगल में कौन कौन है? नॉन टैक्सेबल और टैक्सेबल। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि एग्रीकल्चर में टैक्स नहीं लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इलीगल काम कर रहे हैं। आप धान रोपने गए, ठीक है, आप गेहूँ लगाने गए और आपने तो कहा कह रहे इस सब पे तो टैक्स है, ये नहीं है, लगता है हम इलीगल काम कर रहे हैं। नहीं, आप इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं है, ठीक है। तो लीगल में या तो टैक्स दे रहे हैं या फिर नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। टैक्सेबल में रिपोर्टेड जो होगा वो वाइट मनी होगा, ठीक है, और नॉन रिपोर्टेड जो होगा, जो आप बताएंगे नहीं, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है कि आपने वहाँ फॉर्म लिया, उसमें सब कुछ भरा और फिर रिटर्न किया, ठीक है। वह इसीलिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है, ITR, ठीक है। तो आपने नॉन रिपोर्ट किया तो वो आपके ब्लैक मनी हो गए। मान लीजिए कि कोई ऐसा आप काम कर रहे हैं जो कि टैक्सेबल है, आपको टैक्स भरने चाहिए, लेकिन आप सरकार को रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गया क्या? ब्लैक मनी, ठीक है। अब इलीगल जो है वो तो पूरा ब्लैक मनी ही हो गया, और इसी इलीगल को हम पैरेलल इकोनॉमी कहते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, आपने सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है, चूँकि आपके लिए बेहतर होगा। चूँकि हम आंसर राइटिंग का तो सेशन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतने एक्सपर्टीज़ लोग नहीं हैं, हम खुद एक्सपर्ट उतने नहीं हैं। हमें जो थोड़ा बहुत आता है हम देने का काम करते हैं, ठीक है, मतलब समझाने का काम करते हैं। तो अभी शुरुआती दौर है, जब हमारे पास भी उन तमाम संसाधनें होंगी तो जाहिर सी बात है वो तमाम चीज़ें जो है वो करवाई जाएंगी। रिकॉल द इम्पोर्टेंट मेजर अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द ऑपरेशंस ऑफ पैरेलल इकोनॉमी इन इंडिया। आपको रिकॉल करने हैं, ये नहीं बताने हैं कि ये चीज़ें जो है नोटबंदी किया गया और फिर बहुत सारे जो है मनी ट्रांजैक्शन और जो बहुत सारी जो बेनामी संपत्ति एक्ट, ये तमाम चीज़ें लाई गई, ये सब रिकॉल करनी है आपको कि सरकार ने क्या क्या किया, पैरेलल इकोनॉमी को, समानांतर अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए क्या क्या चीज़ किया सरकार द्वारा, उसको आपको रिकॉल करना है, दिमाग में लाना है और फिर लिखना है डू यू थिंक दिस मेजर हैव बीन इफेक्टिव। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताने हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इफेक्ट बताना है, ठीक है। आपको सिग्निफिकेंट चीज़ें बतानी हैं, लिमिटेशंस बताने हैं, ठीक है। आपको ये नहीं बताने कि नोटबंदी हुआ, ये हुआ, वो हुआ, नहीं, आपको रिकॉल करना और उसके इफेक्टिव मेजर्स बताने हैं कि हाँ भाई हमारे यहाँ नोटबंदी हुआ तो इसके लिए ये चीज़ें हुई और टैक्स बेस बढ़ा और ये हुआ, मतलब बाहर से जो बहुत सारे पैसे आ रहे थे, जो इलीगल मनी आ रहे थे, वो उन सभी पर लगाम लगा, ठीक है। ये सभी चीज़ें जो है आपको बतानी है। फिर आपको इसके लिमिटेशन भी बताने हैं कि RBI के अकॉर्डिंग टू RBI, अपने माथे पर नहीं लेना है, कि RBI के अनुसार जो है कैश क्रंच की समस्याएं छोटे उद्यमियों के हुए। अब दूसरा एक क्वेश्चन दीजिए, द इकोनॉमिक ऑफेंडर ऑफन थ्राइव इन पैरेलल इकोनॉमी, इज इट ट्रू और फॉल्स, एक्सप्लेन योर व्यू। तो जो ऑफेंडर हैं, इकोनॉमी ऑफेंडर हैं, वो आज भी फल फूल रहे हैं इस समानांतर अर्थव्यवस्था में, क्या ये सच है या फिर झूठ है? मतलब आज भी इकोनॉमिक्स ऑफेंडर जो भी इलीगल काम कर रहे हैं, माफिया जो हैं, वो आज भी फल फूल रहे हैं
अपनी समानांतर अर्थव्यवस्था में, क्या ये सच है या फिर झूठ है? आपको एक्सप्लेन योर व्यू, अपने व्यू को मतलब एक्सप्लेन करना है। तो क्या आज माफिया राज खत्म हो गया है? क्या वो फल फूल नहीं रहे हैं? फल फूल रहे हैं। चलिए, हम इतना चर्चा है। अब हम बात करेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि 1991 से हमारा देश भी क्लोज्ड इकोनॉमी था। क्लोज्ड डोर पॉलिसी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि अफीम युद्ध हुआ और तमाम युद्ध होने के बाद जो है उनका डोर खोला गया, वो चाइना था, ठीक है। उसी तरह से क्लोज्ड इकोनॉमी बात करेंगे। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है? एन इकोनॉमी विदाउट एन एक्सटर्नल सेक्टर्स और विदाउट हैविंग एक्टिविटीज लाइक इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, टेक ट्रांसफर, एक्सटर्नल बोरोइंग एंड लेंडिंग इज कॉल्ड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो बंद अर्थव्यवस्था उसको कहते हैं जिसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, ना कोई बाहरी सेक्टर्स को प्रमोट करते हैं, कोई बाहरी सेक्टर हमारा नहीं है। विदाउट हैविंग एक्टिविटीज़ लाइक, ना ही हम इंपोर्ट कर रहे हैं, ना आयात कर रहे हैं, ना ही निर्यात कर रहे हैं, ना ही हम विदेशी निवेश को मंगा रहे हैं, ना ही अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, सब कुछ बंद है। ना ही हम उधार ले रहे हैं, ना ही हम उधार दे रहे हैं। उसी को कहा जाता है क्लोज्ड इकोनॉमी। एनी सच एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ कैन मेक इकोनॉमी ओपन। और यदि आप इन तमाम चीज़ों में कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक्सटर्नल सेक्टर खोले हुए हैं या फिर आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं, आपके यहाँ एक्सपोर्ट करने का कुछ है ही नहीं, तो आप कीजिएगा क्या? हाँ, राख कीजिएगा? नहीं, तो भी आप क्या हो जाएंगे? ओपन इकोनॉमिक्स हो जाएंगे। ओपन इकोनॉमी जो है हो जाएंगे, मतलब खुली अर्थव्यवस्था आप हो जाएंगे। अब बात करेंगे गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी क्या हुआ? तो आप लोग देख पा रहे होंगे जोमेटो, राइडर्स, मीशो, इंडिया का अपना है, फ्लिपकार्ट वाले, और भी तमाम चीज़ जो हैं, बहुत सारे जो डेली वेजेज पर काम कर रहे हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, ओला उबर ड्राइवर हैं, तो ये सभी लोग गिग इकोनॉमी के ही पार्ट हैं। तो इट इज एन इकोनॉमी, ये एक अर्थव्यवस्था है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जहाँ आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, विच आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट। तो कम समय के लिए एग्रीमेंट होता है। तो गिग इकोनॉमी में क्या है? आज मन हुआ रखने का तो रखा, कल नहीं मन हुआ तो भगा दिया, ठीक है। तो इसमें जो है जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। विच आर बेस्ड ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट और टेम्प्रोरी एग्रीमेंट लाइक फ्रीलांसिंग करते हैं हम लोग कि ऑनलाइन कुछ काम मिला बस कर लिए, ठीक है, इंस्टीड ऑफ परमानेंट और फुल टाइम जॉब। तो फुल टाइम और परमानेंट जो है लंबे समय के लिए जो वो है 9 से 5 वाली, वो नहीं है। द पर्सन वर्किंग अंडर सम मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल मतलब घुमंतु, चलने योग्य, जो चलता हो, उस प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं लोग। वेब बेस्ड एप्लीकेशन पर काम करते हैं रिलेटेड टू डिलीवरी एंड ट्रांसपोर्ट, वो या तो डिलीवरी करते हो या फिर ट्रांसपोर्टेशंस का काम करते हो। लाइक एग्जांपल में मैंने पहले ही आपको बता दिया, ओला, उबेर, स्विगी, जोमेटो etc आर कॉल्ड प्लेटफॉर्म वर्कर एंड आर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी के ये लोग सबसे बेस्ट एग्जाम्पल्स यही लोग हैं, ठीक है। द अदर लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर भी होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाते हैं। हायर्ड विदाउट अ फिक्स्ड सैलरी, जो कि बिना फिक्स्ड सैलरी के उनको हायर्ड किए जाते हैं ऑन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में, ठीक है, निर्माण के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शन साइट पर। डेटा प्रोसेसिंग जॉब, जो कि डेटा एंट्री वगैरह करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम असाइनमेंट etc। तो ये सभी जो है वो सब कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं। अब बात करेंगे बेनिफिट ऑफ गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी के क्या फ़ायदे हैं भाई साहब? तो सबसे पहला फ़ायदा है नो परमानेंट फाइनेंशियल बर्डन ऑन एम्प्लॉयर। जो रोज़गार दे रहे हैं, जो रोज़गार देता है, उनके ऊपर जो है परमानेंट कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता है भाई इनको इतना सैलरी पे करना ही पड़ेगा, उनको पीएफ देना ही पड़ेगा, उनको एसआई देना ही पड़ेगा, उनको भला भला चीज़ें देनी ही पड़ेंगी। ये सब कोई टेंशन नहीं है भाई, आओ काम करो, घंटे भर काम करो, 2 घंटे काम करो, पैसे लो, जाओ, बस। दैट्स इट, ओके। सुटेबल फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल। अब जो है इसका बेनिफिट जो है, जो काम कर रहे हैं उनको भी थोड़ा है। सुटेबल फॉर लाइफस्टाइल, अरे फ़ोन आया, अरे घर आ जाओ, बहुत सारा काम है, जाओ, हम काम नहीं करने वाले, हम जा रहे हैं घर। क्या हुआ? सुटेबल है मॉडर्न लाइफस्टाइल में कि भैया आपका जब भी मन हो, गर्मी बहुत है, ठीक है,
तो माफ़ कीजिएगा, कभी कभी पसीना पूछने में समय व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, सूटेबल फॉर मॉडर्न लाइफस्टाइल, जब भी काम आया नहीं करने का मन है, कैंसिल कर दिया राइड, यही है। अपॉर्चुनिटी फॉर पार्ट टाइम वर्कर इंक्लूडिंग स्टूडेंट, अब जो है विद्यार्थी वर्ग जिनके पास पैसे की बहुत कमी होती है, ठीक है, वो भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं इसमें। चलो डिलीवरी देकर आ जाते हैं, पैसे कुछ कमा लेंगे, चलो रात के समय निकलेंगे, कोई देख ना पाए, ठीक है। फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ वर्क, एक सेकेंड दोस्तों, किसी का फ़ोन आ गया है, आई थिंक इट्स वेरी डिस्टर्बिंग। चलिए, फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ वर्क है, जब मन किया तब काम किया, नहीं मन किया नहीं काम किया, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कभी कभी हो ही जाता है, मैं साइलेंट ही कर देता हूँ फ़ोन को, क्योंकि वीडियो के बीच में यदि कोई डिस्टर्बेंस होता है तो वीडियो का लेंथ बढ़ेगा, जो कि आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। इफ़िशियंसी एट वर्क, कार्य में भी क्षमता होते हैं, मतलब काम भी बहुत बढ़िया होता है कि घंटे 2 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे एनर्जेटिक वे में जो है काम किया जाता है इसमें, ठीक है। तो वर्क एफिशिएंसी जो है इसमें ज़्यादा होते हैं। हाउएवर द डिसएडवांटेज इंक्लूड, अब डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ लाभ है तो कुछ घाटा भी है। नो परमानेंट ह्यूमन रिसोर्स, अब जो है मान लीजिए जो व्यक्ति आज डिलीवरी का काम कर रहा है वो तो कोई स्किल नहीं सीख रहा है, कल को वो बूढ़े हो जाएंगे, कल को उनका उम्र हो जाएगा, तो उस उम्र में वो कैसे काम कर पाएंगे? क्या सब दिन एक तरह का ही लोगों का ये शारीरिक ढांचा रहता है? क्या एक ही तरह स्वस्थ रहते हैं लोग? तो इस बेसिस पर जो है ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन रहा है, ठीक है। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बाहर की जो आई हुई हैं डिलीवरी के लिए, डिलीवरी दिलवाती हैं, इनको अपने देश में डिलीवरी पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। वहाँ बहुत सारा जो है रूल्स रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन है कि ये चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि उनके ऑलमोस्ट लाइफ के साथ आप लोग खिलवाड़ कर रहे हो, उनको जो है आज के डेट में काम दे रहे हो, ठीक है। कल को जब वो बूढ़े हो जाएंगे या फिर वो शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो जाएंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी? ये तो इनसिक्योर ही हुआ। तो ये सारा चीज़ जो है ये घाटा वाला काम है। नो फिक्स्ड इनकम फॉर द एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयर्स के लिए एम्प्लॉय को कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होता है, काम किए तो मिला, नहीं किए तो बस मान लीजिए कि 2 दिन बीमार पड़ गए, क्या स्थिति होगी? मान लीजिए कि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, घर में पैसा ही नहीं बचेगा, तो ये तो सारा नेगेटिव चीज़ें ही है ना। नो बॉन्ड्स बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर, तो अब कोई एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच कोई संबंध ही नहीं रहेगा कि मान लीजिए कि घर में तबीयत ख़राब है और ऐसे हम कर रहे हैं किसी फैक्ट्री में काम, किसी मालिक के अंदर काम कर रहे हैं, मालिक आज जो है हमें ये परेशानी हो गई है, थोड़ा पैसे मदद करें, वो फट से दे देंगे यदि अच्छे होंगे तो। अब यहाँ कोई संबंध ही नहीं बन पा रहा है भाई साहब, कोई हालचाल ही लेने वाला नहीं है, तो किससे मांगेंगे? लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी लाइक मैटरनिटी लीव्स, क्या इसमें मैटरनिटी लीव्स आपको मिलेंगे? हाँ भाई जाओ बच्चे संभालो, हम पैसे आपको पेड करेंगे, जो कि मिलते हैं आपके बहुत सारे कॉर्पोरेट वर्क में, नहीं मिलेंगे ना। पेड लीव्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मेडिकल सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब चलिए, अब 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम सर्कुलर इकोनॉमिक्स को देखेंगे, रिफर्बिश, रिसाइकल, रीयूज, सब चीज़ करके आप फिर से उसको ला रहे हैं मार्केट में, तो वो सर्कुलर इकोनॉमी होगा। तो 3 क्वेश्चन जो है मैं आपको पढ़ देता हूँ, आपको सॉल्व करने हैं। Examine the role of gig economy in the process of empowerment of women in India. Women in India, ठीक है। Examine the role of gig economy in the process of employment of women in India. अब महिलाओं का क्या भूमिका है इस गिग इकोनॉमी में? अब जाहिर सी बात है, जो महिलाएं को उतना अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता था, अब गिग इकोनॉमी की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है उनको मिलती हैं। तो उनका क्या रोल है गिग इकोनॉमी में,
ये देखेंगे, ठीक है। डिस्कस हाउ प्लेटफॉर्म वर्क अंडर द गिग मॉडल कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो आपको डिस्कस करना है कि प्लेटफॉर्म वर्क जो है गिग इकोनॉमी मॉडल के अंदर वो कैसे भारत के बेरोजगारियों को दूर कर रहा है, भारत के बेरोजगारियों की समस्याओं को दूर कर रहा है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, टू सपोर्ट गिग एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सम मेसिव इन रिसेंट ईयर्स सम मेजर्स इन रिसेंट ईयर। तो कुछ अनोखा कदम जो है भारत सरकार के द्वारा उठाया गया है गिग इकोनॉमी के लिए। तो आप PIB देखेंगे तो उसमें सब कुछ मिल जाएगा, क्या क्या भारत सरकार ने गिग इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए सपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें उनके द्वारा की जा रही हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है उसमें लिखा हुआ है। तो आंसर आपको वहीं से मिल जाएंगे। 1.6 सर्कुलर इकोनॉमिक्स, ये हम चर्चाएं करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी जो है ये इकोनॉमिक सिस्टम, ये भी एक अर्थव्यवस्था का तंत्र है विच इन्वॉल्व शेयरिंग, रीयूजिंग, रिपेयरिंग, जो कि जिसमें कि हम लोग शेयर करते हैं, भाई इस चीज़ों का हमें इस्तेमाल नहीं है वो चीज़ तुम ले लो, शेयरिंग, रीयूजिंग फिर से उसको इस्तेमाल में लाते हैं, रिपेयरिंग उसको रिपेयर करके फिर इस्तेमाल में लाते हैं, रीफर्विशिंग उसको फिर से रिफर्विश करते हैं, रिसाइकल उसको कर देते हैं ऑफ एग्जिस्टिंग मटेरियल, जो अभी जो मटेरियल है उसको ये तमाम चीज़ करके एंड प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को एज लॉन्ग एज पॉसिबल, जब तक संभव हो तब तक उसको ये काम करके इस प्रक्रिया के तहत उसको बार बार अर्थव्यवस्था में के साइकिल में लाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। तो ये हुआ हमारा सर्कुलर इकोनॉमी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी एम एट द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो सर्कुलर इकोनॉमी का मकसद है, अभी एक मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया, एक महिलाओं के बारे में सेल्फ हेल्प ग्रुप है उड़ीसा में जो कि वेस्ट टू वेल्थ बना रही हैं, मतलब कचड़े से धन संचित कर रही हैं। दूध के पाउच को रिसाइकल करके उनके द्वारा कुछ गुलदस्ते वगैरह बना दिए जाते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स बना दिए जाते हैं, कुछ अनोखा चीज़ बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है बनाई जाती हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ, इसके बारे में आपको जानने चाहिए, इस तरह की चीज़ों के बारे में जानने चाहिए ताकि आपको कंटेंट फॉर्मेशन में आसानी हो, आंसर राइटिंग्स में आपको आपके अंदर जो है 4 चांद लगे, ठीक है, 4 चांद लगे, ठीक है। थ्रू अ सुपीरियर डिज़ाइन ऑफ प्रोडक्ट एंड द प्रोसेस। तो इससे जो है वेस्ट टू इन्वायरमेंट, मतलब एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट टू इन्वायरमेंट, मतलब पर्यावरण से कचरा भी खत्म होगा, और सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में वो बार बार चीज़ जब घूम फिर के आएंगी तो हमारे पास जो सीमित संसाधन है वो भी काम का हो जाएगा, ऑप्टिमली उसको यूज कर पाएंगे। इट इज कॉन्ट्रास्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर इकोनॉमी मॉडल्स विच हैज एक्टिविटी लाइक टेक, मेक, कंज्यूम एंड वेस्ट। तो ये बिल्कुल विपरीत है, कंट्रास्ट है लीनियर इकोनॉमी में। लीनियर इकोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, लीनियर इकोनॉमी मॉडल में हम लोग सामान खरीदे, बनाए, उसको यूज किए और फिर फेंक दिए। उससे क्या हुआ, पोल्यूशंस हो गया, इन्वायरमेंट में कचरा फैल गया। प्लास्टिक लेकर घर आए, दूध की थैली लाए, फेंक दिए उठा करके बाहर, क्या हुआ, कचरा। उससे क्या नुकसान होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लोगों को समस्याएं होंगी, सांस लेने में समस्याएं होंगी, पानी पॉल्यूट होगा, ठीक है। तो साफ़ पानी जो है मिलना मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे प्लास्टिक्स वगैरह उसमें जो है, माइक्रो प्लास्टिक्स। इधर भी एक पुणे बेस्ड रिसर्च सेंटर में एक वो हुआ था कि बॉटल वाले पानी में कितने माइक्रो प्लास्टिक जो हैं पाए जाते हैं, ठीक है। इन तमाम चीज़ों पर जो है स्टडी हुई है रिसेंटली। And assuming unlimited life is the core of circular economics, which after following benefits। तो अब बेनिफिट्स के बारे में देखेंगे, सर्कुलर इकोनॉमिक्स की बेनिफिट के बारे में देखेंगे। क्या क्या बेनिफिट है, मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्ट टू इन्वायरमेंट, पर्यावरण में कम से कम कचरा फैलाना। रिडक्शन इन कॉस्ट, तो कॉस्ट जो हम किसी भी चीज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको यदि रिसाइकल करेंगे, रिफर्बिश करेंगे, ठीक है, तो उन सभी चीज़ों में हमारा जो कॉस्ट है वो कम लगेगा। सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ठीक है। तो सतत जो है हमारा सस्टेनेबल जो गोल है, SDG जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो है, मतलब 17 गोल जो उसमें दिए गए हैं उसमें से एक गोल ये भी है
गोल नंबर 12, आई थिंक मैं भूल रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ, हाँ 12 नंबर गोल में जो है सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन की बात कही गई है। ठीक है, मीटिंग द डिमांड बिकॉज ऑफ राइजिंग द पॉपुलेशन। अब सर्कुलर इकोनॉमी यदि होगा तो हम लोग उनके डिमांड को भी मीट कर पाएंगे क्योंकि पॉपुलेशन जो है लगातार बढ़ रही है। हाउएवर फॉलोइंग कैन बी चैलेंजेस। अब चैलेंजेस भी हैं इसके, हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव थॉट होता है। एक मैचिस्टिक्स है, उसको हम जला करके खाना बना करके अपने पेट के भूख को भी मिटा सकते हैं। अब वही माचिस का तीली है, हमारा दिमाग खुराफात वाला है, गए जंगल की तरफ मैगी बना लिया और वहीं से छोड़ दिया, बस जंगल में आग लगाकर स्वाहा कर दिए। दो काम हुए ना, नेगेटिव पॉजिटिव। तो उसी तरह सर्कुलर इकोनॉमी के कुछ घाटे भी हैं, चैलेंजेस समस्याएं भी हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू इकोसिस्टम। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी तो उतना है नहीं, ठीक है, डिज़ाइन उतना है नहीं, ह्यूमन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोगों के पास जो है ये सारी चीज़ों की कमी है, टेक्नोलॉजी की, डिज़ाइनिंग की, ठीक है, और जो स्किल, ह्यूमन स्किलिंग की, इन तमाम चीज़ों की हम लोगों के पास क्या है, कमी है। ठीक है, स्किलिंग, हमने किलिंग लिख दिया था इसीलिए मैं सोच रहा था कि किल, ह्यूमन को किल क्यों करना भाई। ये तो फिर वही होगा कि सरपंच साहब ने सरपंच जी ने पर्यावरण दिवस मनाया, पर्यावरण दिवस के दिन उन्होंने क्या किए, एक पेड़ लगा दिए, और पेड़ लगाने के बाद उस पेड़ को बकरी खा गई और फिर बकरी को शाम को सरपंच साहब खा गए, मन गया पर्यावरण दिवस। तो मुझे भी यही लगा। रेजिस्टेंस टू चैलेंज एट इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर लेवल। रेजिस्टेंस टू चेंजेज एट इंडिविजुअल एंड कंज्यूमर लेवल। कंज्यूमर लेवल और इंडस्ट्रियल लेवल में जो है ये रेजिस्टेंस बना हुआ है इस बदलाव का। ठीक है, कल्चरल चैलेंजेज भी हैं। ग्रोइंग मटेरियलिज्म एंड सोसाइटी। तो समाज में जो है उपभोक्तावाद, भौतिकवाद जो है चरम पर है, तो ये लोग चाहते नहीं हैं कि रिसाइकल हुआ प्रोडक्ट हम यूज करें, रिफर्बिश हुआ, रिपेयर हुआ सामान हम यूज करें। तो ठीक है, दिखावा भी है भाई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव इन रिसेंट ईयर इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। अब भारत सरकार तो भाई सब तो सरकार ही करती है, भले ही हम लोग बार बार कहते हैं कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ही सब कुछ करती है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकार ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं इसके लिए। अब इसको देखिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं। नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी, NREP, इफिशियंट बनाना उस रिसोर्स को, नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी। मिशन लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स, गोवर्धन स्कीम के तहत भी गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनाइजिंग बायो एग्रो रिसोर्स को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन स्कीम। सस्टेनेबल अल्टरनेटिंग टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, सस्टेनेबल अल्टरनेटिंग टुवर्ड अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशंस। एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, E20 हम लोग करते हैं ना, 20% जो है पेट्रोल में एथेनॉल मिला रहे हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंपनी, CSR एंड ESR, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर्स के भी हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं, और कंपनी के भी। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, तो जितनी भी कॉर्पोरेट कंपनियां हैं वो इन्वायरमेंट की क्षति के लिए पैसे जो हैं वो देती हैं। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये सारा कुछ आता है। गवर्नमेंट के जब गवर्नेंस पढ़ेंगे, राज व्यवस्था जब आप पढ़ेंगे, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको जो है एक चीज़ पढ़ना है, एक मैं होमवर्क दे दूं कि नेशनल रिसोर्स इफिशियंसी पॉलिसी जो है आपको न्यूज़ से जो है कवर करनी है। ठीक है, लीनियर वर्सेस सर्कुलर में क्या क्या है। तो रिसोर्स, ठीक है, इसमें लीनियर इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आपको रिसोर्स चाहिए, उसका प्रोडक्शन होगा, फिर फिनिश गुड बनेंगे, फिर कंज्यूमर लेंगे, और फिर ये वेस्ट हो जाएंगे इन्वायरमेंट के लिए। जब वो चीज़ जो है, मान लीजिए कि एक प्लास्टिक बना, ठीक है, प्लास्टिक के लिए हम PVC लाए, ठीक है, और भी बहुत सारे जो है पॉली और इथीन, बहुत सारे इथीन, मैनी इथीन को ला करके उसको प्रोड्यूस किए, फिर उससे जो है एक पॉलीथीन प्लास्टिक बन गया, कैरी बैग बन गया। ठीक है, कैरी बैग बनने के बाद कंज्यूमर ले गए, सब्जी खरीद के
ठुमकते ठुमकते, ठीक है। और फिर गए सब्जी खा लिए, और फिर पॉलीथीन क्या किए, तो पॉलीथीन में कुछ कचरा रखे और फिर बाहर फेंक दिए। उसमें और एडिशनल जो है, मतलब लोग जो है इंडस्ट्रीज़ में जब कोई सामान बनता है तो वैल्यू एडेड भी उसमें किए जाते हैं, ठीक है। GVA आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें जो है उसी तरह से इस प्लास्टिक के साथ किया जाता है कि कुछ और कचरा उसमें जमा करके फेंक दिए जाते हैं। तो ये तो हो गया लीनियर इकोनॉमिक्स का, और जो कि वेस्ट हो जाते हैं इन्वायरमेंट के लिए, तो पर्यावरण के लिए वो असिस्ट हो जाता है। सर्कुलर इकोनॉमिक्स में क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट है, फिर प्रोडक्शन है, फिर फिनिश्ड गुड है, फिर कंज्यूमर के पास चले गया, कंज्यूम कर लिए, फिर इसको रिफर्बिश किया गया, रिसाइकल किया गया, रीयूज किया गया। तो ये सर्कुलर इकोनॉमिक्स के फायदे हैं, ठीक है। अब चलिए बायो इकोनॉमी के बारे में चर्चाएं करेंगे। बायो इकोनॉमी, डिफाइन बायो इकोनॉमी इज द प्रोडक्शन, यूज एंड द कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। तो जैविक संसाधन को बचाना, जैविक संसाधन का संरक्षण जो है इसमें शामिल है, इंक्लूडिंग रिलेटेड नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, जिसमें कि हम लोग ज्ञान को संरक्षित करेंगे, विज्ञान को संरक्षित करेंगे, तकनीक को संरक्षित करेंगे, जो हमारा इनोवेशन है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट्स, प्रोसेस एंड सर्विसेज टू ऑल द इकोनॉमिक सेक्टर विद एम ऑफ मूविंग टुवर्ड अ सस्टेनेबल इकोनॉमिक। तो सतत अर्थव्यवस्था के लिए हम लोग ये तमाम चीज़ें जो करते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता होगा बेटी टोमेटो, ठीक है, GM क्रॉप्स, ये सभी चीज़ों के लिए जो हम लोग काम करते हैं, तो बायो इकोनॉमी जो है यही सब, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग तमाम चीज़ें का जो सतत रूप से जो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का कार्य करते हैं, पर्यावरण को क्षति होने से बचाते हैं, तो वो सब आ गया बायो इकोनॉमी में। द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इकोनॉमिक्स वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड OECD for the first time as a framework for promoting यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा बायो इकोनॉमी की चर्चाएं जो हैं, इसके बारे में बातचीत जो है किया गया था। एक मिनट देखिए, ठीक है, एक बार चार्ज में दे देते हैं, बहुत गर्मी है भाई। लेकिन हम लोग कंप्लीट करके ही जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इकोनॉमिक्स वॉज यूज्ड बाय यूरोपियन यूनियन एंड OECD। OECD क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम एज फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मार्केट। और इसका भी चार्ज खत्म हो गया, इसको लगाएं चार्ज में, इसको लगाएं या उसको लगाएं। और 48 मिनट्स हुए हैं, अभी हमारे पास कुछ टॉपिक्स और भी बच रहे हैं। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें कि हम लोग बातचीत करेंगे। क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में बात करेंगे, फेबियन सोशलिज्म के बारे में बात करेंगे। तो ये हमारा लास्ट होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पेजेस हैं हमारे पास। जल्दी जल्दी हम लोग काम करते हैं। तो ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो इकोनॉमिक्स, अब बहुत तेज़ी में हम निकलेंगे, फास्ट में निकलेंगे लेकिन समझाते हुए निकलेंगे। The concept of bioeconomics were used by European Union
एंड OECD ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके द्वारा सबसे पहली दफ़ा यूज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी के यूज के लिए उनके द्वारा प्रमोट किया गया टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट एंड मार्केट। इट कैन बी अप्लाइड इन द सेवरल इंडस्ट्रीज इंक्लूड फूड इंडस्ट्रीज, बायो एग्रीकल्चर्स, बायो फर्टिलाइजर्स एजोला सब बन रहे हैं ना, ठीक है। बायोफ्यूल्स भी बन रहे हैं, बायोडीजल भी इवन बन रहे हैं, जेट्रोफा प्लांट के बनते हैं, ठीक है। बायोप्लास्टिक्स भी बन रहे हैं। आपको पता होगा कि एक जो है लेदर बनता है जो कि प्लांट बेस्ड फाइबर से वो जो है वो लेदर जो है बनाया जाता है। टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी एंड सर्कुलरिटी, बायो इकोनॉमिक्स बिकेम द इम्पोर्टेंट एंड इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च सेवरल प्रोग्राम टू प्रमोट बायो E3 पॉलिसी, बायोटेक फॉर इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो भारत सरकार के द्वारा भी बायो इकोनॉमी के लिए, मुझे जो कि पता है कि बायो इकोनॉमी जो है पर्यावरण के लिए वरदान साबित होने वाला है, इस वजह से भारत सरकार के द्वारा भी बहुत सारी नीतियां लाई गई, जिसमें कि बायो E3 पॉलिसी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है लॉन्च किया गया, जिसमें कि बायोटेक फॉर इकोनॉमी, बायोटेक मतलब बायोटेक, बायोटेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, E3 जो पॉलिसी है इसमें जो है अर्थव्यवस्था के लिए बायोटेक का इस्तेमाल, पर्यावरण के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए बायो E3 पॉलिसी। इसमें क्या है, बायोटेक फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये E3 हो गया, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। फिर नेशनल बायो फार्मा मिशन, ये भी लाया गया। इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। बायो नेशनल फार्मा मिशन है क्या, नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल क्या है, नेशनल मिशन ऑन बायो इकोनॉमी क्या है, ये सभी स्टैटिस्टिक्स में बता रहा हूँ। बाकी आपको करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ने होंगे खुद से, क्योंकि सब कुछ यदि डिस्कस करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और वो एक लेक्चर में हो नहीं पाएगा। मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ, आपको पढ़ लेने और जो चीज़ बताने की ज़रूरत होती है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड परफॉर्मेंस। तो एक इंडियाज बायो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट का जो कुछ हाईलाइट्स है और उनका कुछ महत्वपूर्ण और परफॉर्मेंस है, ठीक है, महत्वपूर्ण परफॉर्मेंस है द 2024। तो पब्लिकेशन ऑफ इंडियाज बायो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट, तो इंडिया बायो इकोनॉमिक्स रिपोर्ट के मैं हाइलाइट्स के बारे में बता रहा हूँ। 2024 के रिपोर्ट्स है, उसके कुछ हाइलाइट्स हैं। इंडियन बायो इकोनॉमिक्स हैड रीच्ड 165 बिलियन US$। तो भारतीय जो जैविक अर्थव्यवस्था है वो 165 बिलियन US$ जो है वो पहुंच गया है। 165 बिलियन डॉलर जो है वो पहुंच गया है, ठीक है। विच इज एक्सपेक्टेड टू टच $300 बिलियन बाय 2030। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, ये माना जा रहा है कि अगले 2030 में अर्थात 2030 तक जो है ये आंकड़ा जो है $300 बिलियन तक पहुंचेगा, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 बिलियन बराबर 1 करोड़, ठीक है। बिलियन डॉलर्स बाय, और बिलियन पर 9, ट्रिलियन पर 12, 0। 2030 ग्रोइंग अराउंड 18% पर एनम। तो 18% पर एनम के ग्रोथ रेट्स के साथ ये इंक्रीज होते जा रहा है। और 2030 तक ये अनुमान है कि भारत की जैविक अर्थव्यवस्था जो है $300 बिलियन तक पहुंच जाएंगी, जो कि वर्तमान में $165 बिलियन है। ये लेटेस्ट डेटा है, जिस साल आपको एग्जाम देने हैं आपको चेंज करने हैं, ठीक है, जा करके। ग्रीन इकोनॉमी इनिशिएटिव है डिसाइड अकॉर्डिंग टू UN ग्रीन इकोनॉमी इज वन दैट इम्प्रूव ह्यूमन वेलबींग एंड सोशल फेयरनेस वाइल कंसिडरेबली लोअरिंग एनवायरमेंटल डेंजर्स एंड इकोलॉजिकल स्कार्सिटी। ग्रीन इकोनॉमी के लिए मतलब हरित अर्थव्यवस्था, जिसमें कि हम लोग इन्वायरमेंट को प्रमोट करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हम लोग कंज्यूम करते हैं
जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि दुनिया के बहुत सारे विकसित देश हैं, वहाँ पर यदि आप कुछ भी सामान पहुँचाते हैं तो वो ये भी चेक करेंगे कि आपने जो ये सामान बनाया है इसमें कितने पेड़ पौधे को आपने क्षति पहुँचाई है, तो वो सामान नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो ऐसे भी देश हैं, विकसित हो गए हैं, पहले तो वही थे। ठीक है। It is low carbon, resource efficient and socially inclusive system. The aim is to prevent pollution, loss of biodiversity by enhancing energy and resource efficiency. तो ग्रीन इकोनॉमी का ये फंडा है। ग्रीन ग्रोथ आर वन ऑफ द 7th टॉप प्रायोरिटीज अंडर द यूनियन बजट ऑफ इंडिया 2023। तो 2023 के बजट में ग्रीन ग्रोथ जो है, हरित विकास जो है, हरित ग्रोथ जो है, वो 7वां सबसे टॉप प्रायोरिटीज है। किसका? तो भारत का। यूनियन बजट 2023 में इसको बताया गया। ठीक है। हैज़ बीन द फास्टेस्ट इन द रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एडिशन सिंस 2014। नवनीकरण ऊर्जा को ये लोग इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। 2014 से ही इसके लिए काम किए जा रहे हैं। गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स लाइक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, हाइड्रोजन कार वगैरह आपने देखे होंगे मंत्री साहब के, गोवर्धन स्कीम, मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, पीएम कुसुम भी जो है ऊर्जा से ही रिलेटेड है, अमृत धरोहर और प्रणाम ETC और मिस्टी भी एक है। तो ये सारे जो हैं जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, इसके जो हैं आपको एक नोट्स जो है डिजिटल नोट्स वो आपको बना लेने चाहिए। ठीक है। आपको एक डिजिटल नोट्स जो है बना लेने चाहिए, नहीं तो फिर समस्याएं होंगी। जैसे कि आप गोवर्धन स्कीम हो गया, ठीक है, बायोगैस से रिलेटेड है, तो ये PM कुसुम हो गया, अमृत धरोहर हो गया, प्रणाम हो गया, ठीक है, पंचामृत हो गया, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको ध्यान में रखने होंगे और इसके नोट्स बनाने होंगे। ये तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने आपको बता दिया कि ये सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। अब डिजिटल इकोनॉमी की बात करेंगे। डिजिटल इकोनॉमी मतलब ये जो गेमिंग वेमिंग जो है ना, ऑरेंज इकोनॉमी आपने सुना होगा, जो कि बहुत सारा उसमें जो रीले कटी थी, इसमें बताया गया कि अब ये नाच डांस वाला चीज़ें होगा। ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज इकोनॉमिक सिस्टम विच यूजेज डिजिटल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी टू डिलीवर एंड सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटीज़। डिजिटल माध्यम से हम लोग बहुत सारे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। जैसे कि OTT प्लेटफॉर्म हो गया, ये भी बहुत अर्निंग कर रहा है ना, तो ये सर्विस सेक्टर में आ गया। इट कवर्स अ वाइड डोमेन ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल संचार, इंटरनेट। अब इसमें इंटरनेट जियो वाला पैक डलवाएं या एयरटेल वाला, 20 रुपये का कितने नेट मिलेंगे जी। ठीक है। एंड अदर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, अदर जो तकनीकें हैं संचार के लिए। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय डॉन टेलोस्कॉट इन 1995। टेलोस्कॉट है, टॉपस्कॉट नहीं है, टेलोस्कॉट है। मुझसे ही गलती हुई, इसलिए मैं ही माफ़ी मांगता हूँ, आपको मांगने की जरूरत नहीं है। डॉन टेलोस्कॉट, ये बार नाम चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हो जाए। डॉन, ये सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं ना।
टेप्सकॉट ही है, मैं सही था पहले ही, टेप्सकॉट है। हैंड राइटिंग इसीलिए सही लिखनी चाहिए, ठीक है। मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ। मुझे लगा ही मुझे जहाँ भी प्रॉब्लम होगा मुझे तुरंत पता चल जाता है कि यहाँ कुछ गलती है। टेप्सकॉट। तो डिजिटल इकोनॉमी जो है टर्म, जिस प्रकार से आपको पता है कि बायो इकोनॉमी जो है यूरोपियन यूनियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स कॉपरेशन डेवलपमेंट के द्वारा जो है पहली दफ़ा क्वाइन किया गया था। उसी प्रकार से डिजिटल इकोनॉमी को क्वाइन करने वाले टेप्सकॉट साहब हैं, डॉन टेप्सकॉट, 1995 में ही क्वाइन किया था। हु हाईलाइटेड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच वी हैव ऑब्जर्व ग्रोइंग इन लास्ट 2 डिकेड, जो कि पिछले 2 दशकों से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये उभर रहा है। द मोबाइल कॉमर्स, e-commerce and the digital platforms for selling product and collecting payments having growing very fast, and almost the biggest corporates today are digital companies like Google, Apple, Microsoft। तो एक गाफा टैक्स भी आपने सुना होगा, वो भी मैं आगे चल के बात करूँगा टैक्सेशन वाले चैप्टर में। क्रिएटिव इकोनॉमिक्स क्या हुआ? तो डिजिटल इकोनॉमिक्स तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग किस प्रकार से नेट वगैरह डलवाते हैं। फिर ई कॉमर्स जो है, जो ये फ्लिपकार्ट वाले सब हैं, तो ये सब तो फ़ोन से ही होता है। पेमेंट जो हम लोग करते हैं फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, सब सारी चीज़ तो करते ही ना। तो क्रिएटिव इकोनॉमिक्स क्या है? UNCTAD डिफाइन क्रिएटिव इकोनॉमी एज अ इन्वॉल्विंग कॉन्सेप्ट विच runs on the instruction between the human creative ideas, intellectual property, knowledge and technology। तो intellectual property एक्ट तो के बारे में समझा होगा आपने। तो इसमें जो है UNCTAD जो है, यूनाइटेड नेशनल जो है ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये UN का है बॉडीज़, वो डिफाइन करता है क्रिएटिव इकोनॉमिक्स को, जिसमें कि इन्वॉल्व है कॉन्सेप्ट विच रन्स द इंस्ट्रक्शन बिटवीन ह्यूमन क्रिएटिव आइडिया, जो इंसान के जो क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, गाना लिखना, ठीक है, गाना बनाना, ठीक है, बिहार में जो बनते हैं भोजपुरी, वो सारी चीज़ें जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, कोई किताब लिख दिया, ठीक है। फॉलोइंग आर द सब इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड बाय यूनाइटेड नेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो ये जो है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, 2024 में, उनके द्वारा जो है क्रिएटिव इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया। तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड हुआ था एंड डेवलपमेंट। गर्मी की वजह से जो है समस्याएं जो है थोड़ी बहुत देखने को मिल रही हैं। बार बार जो है 1 घंटा 3 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो मैं वीडियो की लेंथ को भी देख करके थोड़ा घबरा रहा हूँ कि ज़्यादा बड़ा वीडियो बन गया तो देखेगा कौन, क्योंकि जाहिर सी बात है नया चैनल है, देखेंगे तो लोग नहीं, सपोर्ट भी नहीं करेंगे अभी, क्योंकि बड़े लोगों को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, व्यूज़ मिलती हैं, लाइक्स मिलती हैं। छोटे यूट्यूबर्स को तो ये सारी चीज़ें नसीब ही नहीं होती हैं, ठीक है। तो मैं तो प्रयास करता रहूँगा, भले ही लाइक्स आए, कमेंट आए या नहीं आए, क्योंकि मेरा भी साथ साथ रिवीजन हो रहा है, मैं भी अपने फ़ायदे की ही सोच रहा हूँ, ठीक है। मुझे घाटा नहीं होने वाला इससे, बस मैं इसलिए भी मैं वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूँ ताकि लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो जाए, लोग भी थोड़ा रिवाइज कर ले तो बेहतर है उनके लिए, ठीक है। तो क्रिएटिव इकोनॉमिक्स जो है यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है उनके द्वारा डिफाइन किया गया क्रिएटिव इकोनॉमिक्स को, जिसमें इन्वॉल्व है कॉन्सेप्ट विच रन्स द इंस्ट्रक्शन बिटवीन द ह्यूमन क्रिएटिव आइडियाज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज एंड नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड बाय यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट एंड क्रिएटिव इकोनॉमिक्स। तो जो यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हुआ था ट्रेड पर,
और डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो सबसे पहला क्रिएटिव इकोनॉमिक्स इनके द्वारा बोला गया है, मतलब पहला दूसरा क्या मतलब, ये सारी चीज़ें बताई गई। ऑडियो विजुअल्स, आर्ट क्राफ्ट, डिज़ाइन, न्यूज़ एंड मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट, पब्लिशिंग, ठीक है। क्रिएटिव इकोनॉमी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट इन इंडिया एंड आउटसाइड द इंडिया होल्ड अ ग्रेट पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ ऑफ इंश्योरिंग ग्रोथ फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जाहिर सी बात है, अब रीलबाजी बहुत हो रही हैं, रीलें बहुत कट रही हैं, ऑडियो विजुअल्स बहुत सारे लोग आ गए हैं परफॉर्म करने के लिए, तो इसका जो है डिमांड जो है बढ़ने वाला है। मैं डिफरेंट इकोनॉमी के बारे में चर्चाएं कर रहा हूँ, अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चाएं कर रहा हूँ कि कौन कौन से फ्यूचरिस्टिक प्लान के लिए, फ्यूचरिस्टिक समस्याओं पर ये दो चार करके जो है ये उभरेंगी। केयर इकोनॉमी की बात करेंगे। केयर इकोनॉमी वही हुआ कि बच्चा फलां का है और पाल पोस रहा है ढिमका, ठीक है। तो फलां का बच्चा ढिमका पाले पोसे, तो वही हो गया केयर इकोनॉमिक्स। मतलब मान लीजिए कि कोई वर्किंग कपल्स हैं, उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, अपने माता पिता के लिए, तो वो उसके लिए नर्स लगा दिए, तो वही है केयर इकोनॉमिक्स। तो अमेरिका सब में क्या है कि अपने ही भले माँ बाप को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन इसके लिए बहुत सारे पैसे जो हैं वो दूसरे के घर जा कर के दूसरे के माँ बाप का सेवा करके कमाती हैं। तो वो हो गया कि मोनेटाइज हो गया, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ हो गया भाई, तो क्यों नहीं हो। केयर इकोनॉमी जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफाइन करता है। द कोर इकोनॉमी हैज एन और The core economics has an activities and relationship in the world as achieving physical, mental and emotional needs of kids and adult, old and young, physically weak and abled bodies, ठीक है। तो केयर इकोनॉमी जो है ये एक रिलेशनशिप जैसा एक एक्टिविटीज़ है पूरी दुनिया में, जिसमें कि फिजिकल, मेंटल और इमोशनल नीड्स की ज़रूरत होती है। मतलब ज़रूरत होती है आपको फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जो है, जिसका भी आप सेवा संत करने जा रहे हैं तो उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। बच्चों का यदि आप करने जाएँ तो क्या करेंगे, ए चुप रहो, ये काम करो, वो काम करो, इस तरह बोलेंगे? नहीं, आपको इमोशन के साथ बोला, बेटे इस तरह मत करो। अब आप एडल्ट को गए हैं, एडल्ट जो है वो फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, कमज़ोर है, अब क्या बोलेंगे, इस तरह से तुम काम मत करो, जाओ नहाओ जाके अपनी खुद से, इस तरह तो नहीं। मतलब इमोशनल के साथ बातचीत करनी पड़ेगी। अब बूढ़े व्यक्ति हैं, अब उनके द्वारा कुछ गलतियां कर दी जाती हैं, वो असमर्थ हैं, पॉटी कर देते हैं, टॉयलेट कर देते हैं, तो क्या किया जाएगा? जो उनका केयर करने के लिए गया है उनको इमोशनली उनको हैंडल करना पड़ेगा ना, ठीक है। द इम्पोर्टेंस, आखिर पैसे भी तो ले रहे हैं ना, पैसे किस चीज़ के लेंगे भाई, तो करना तो पड़ेगा ही। द इम्पोर्टेंस ऑफ केयर इकोनॉमिक्स इज वाइडली एक्नॉलेज, पार्टिकुलरली आफ्टर द कोविड टाइम। कोविड के बाद जो है केयर इकोनॉमी का मांग बहुत बढ़ा। रैपिड अर्बनाइजेशन, लगातार जो अर्बनाइजेशन हो रही है, लोगों के पास फुर्सतें ही नहीं है अपने बच्चों के लिए। क्या करेंगे, आया रख लेंगे, नैनी रख लेंगे, ठीक है, और बच्चे को पलवाएंगे। उनका भी फ़ायदा हो रहा है कि वो पैसे कमा रही हैं, और इनका भी फ़ायदा हो रहा है कि इनको ऑफिस जाने में ठीक है, घूमने फिरने में मज़ा आ रहा है, बच्चे को दे दिए, दूसरा कोई सेवा कर रहा है, ठीक है, और फिर अपना जो है राइडिंग कर रहे हैं मस्त। पैसे हैं भाई इनके पास, क्यों नहीं करवाएं, और उनको भी पैसे की ज़रूरत है, तो बढ़िया है। केयर इकोनॉमी जो है फल फूल रहा है और भी फले फूलेगा। Such monetization of care activities increases the scope of human employment and hence women empowerment। तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत ही अच्छा चीज़ है ये केयर इकोनॉमी। ILO proposed 5R फ्रेमवर्क, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 5R जो है एक फ्रेमवर्क दिया गया। कौन कौन से हैं? फोकसिंग अपॉन रिकॉग्निशन, रिडक्शन, रिडिस्ट्रीब्यूशन, रिवॉर्ड एंड रिप्रेजेंटेशन। तो ये 5R जो है फ्रेमवर्क दिया गया। अब इसमें जो है आपको एक क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करना पड़ेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन केयर इकोनॉमी एंड मोनेटाइज इकोनॉमी। हाउ कैन केयर इकोनॉमी बी ब्राउट इनटू द मोनेटाइज इकोनॉमी थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट। तो महिला सशक्तिकरण के द्वारा किस प्रकार से, अब देखिए घर में आप किसी का केयर कर रहे हैं तो आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, तो वही केयर जो है अर्थव्यवस्था को किस प्रकार से आर्थिक गतिविधि में लाया जाए, किस प्रकार उसको मोनेटाइज किया जाए, उससे जो है पैसे कमा सके महिलाएं।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 है। स्कीम जो है उसको नोट्स करना पड़ेगा। SDG सबसे पहले आप एक पेज बनाएंगे, पेज में आप लिखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिस प्रकार से है जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, हेल्थ एंड वेलबींग, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी। तो इस तरह से 17 गोल के नाम लिखने हैं। जिस प्रकार से नो पॉवर्टी के लिए हमारे यहाँ चल रहा है जनधन स्कीम, इंक्लूसिव फाइनेंस जो स्कीमें चल रही हैं, जीरो हंगर के लिए PDS जो हमारे यहाँ चल रहा है, अंत्योदय योजना सब जो चल रहा है, ठीक है, राशन जो बांटा जा रहा है 80 करोड़ लोगों को, ठीक है, तो वो सब स्कीमें आपको लिखनी पड़ेंगी। और एक तरफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्वालिटी एजुकेशन के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है, और भी जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम सब जो है वही सब आपको लिखने होंगे बगल में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 तक तो बदलने वाले हैं नहीं, आपके एग्जाम में ये बहुत ही अच्छे रहेंगे, ठीक है। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अब वही चीज़ें वो क्लास 9th वाला की प्राइमरी इकोनॉमिक्स, सेकेंडरी इकोनॉमिक्स, टर्शियरी इकोनॉमिक्स। लेकिन रुकिए, आपको अभी 2 और इकोनॉमिक सेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्या आपने स्कूल में क्वार्टिनरी पढ़ा था और क्विनरी पढ़ा था, जो कि वो बड़े बड़े मंत्री लोग बैठ करके AC वाले चैम्बर में जो डिसीजन ले रहे हैं, उस इकोनॉमी के बारे में आपने पढ़ा था, उस सेक्टर के बारे में नहीं ना, तो वो भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का सेक्टोरल क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। सेक्टोरल का मुझे हिंदी नहीं आ रहा है, अभी मैं देख लेता हूँ एक बार। सेक्टर कुछ चीज़ें हैं जिसका कि इंग्लिश आता है और हिंदी नहीं आता है, तो फिर समस्याएं थोड़ी क्रिएट हो जाती है। इसीलिए मैं हिंदी देखता हूँ, क्योंकि भारत का रहने वाला हूँ, भारत का गीत सुनाता हूँ, तो हिंदी आना ही चाहिए। सेक्टोरल सारे भाषा आने चाहिए जो जिस क्षेत्र के हैं। मैं किसी भाषा पर कोई हाँ, क्षेत्रीय। अब सेक्टोरल इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड है जिसका मीनिंग जो है हिंदी में क्षेत्रीय है, एरिया का भी क्षेत्रीय हुआ, रीजनल में क्षेत्रीय, ठीक है। सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का क्षेत्रीय वर्गीकरण। जब तक पूर्ण हिंदी ना आए तो फिर वो टॉपिक्स में थोड़ा मज़ा नहीं आता है, ठीक है। इसमें जो है प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, क्विनरी, क्वार्टनरी, टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये सारे सेक्टर के बारे में देखेंगे। द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेचुरल प्रोडक्ट आर कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। जब एग्रीकल्चर कर रहे हैं भाई, तो वो प्राथमिक क्षेत्र में ही लेंगे ना। इकोनॉमी के अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में ही लाना पड़ेगा एग्रीकल्चर को, माइनिंग को, ठीक है। अब मान लीजिए कि हेमेटाइट और आपके कौन है एक और मिनरल आयरन का, वो आप बताइएगा, मैग्नेटाइट है या क्या है, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिशरीज हैं, ये सभी प्राइमरी। हॉर्टिकल्चर्स है, फॉरेस्ट्री है, माइनिंग है, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सरफेस नॉट डिगिंग, तो क्वेरी हो गया, तो एक्सट्रैक्ट जो करते हैं सरफेस से खोद करके, ठीक है। अब दूसरा सेक्टर देखेंगे, द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मैन-मेड प्रोडक्ट आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड अदर यूटिलिटीज़। तो अब जो फैक्ट्री लगा करके जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको क्या करेंगे, तो उसको सेकेंडरी सेक्टर में लेंगे। मान लीजिए कि हम माइनिंग करके कोल लाए और उससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में आया, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। एक क्वेश्चंस है भी प्रीवियस ईयर का, आप कहेंगे तो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते चलेंगे उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेट करते हुए, यदि आपकी इच्छाएँ होंगी तो, नहीं तो फिर मैं नहीं करने वाला। टर्चरी सेक्टर में क्या है, रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विस लाइक बैंकिंग। अब बैंक में जा रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं, FD कर रहे हैं, 7% ब्याज ले रहे हैं, ये सारा जो है ये टर्चरी सेक्टर में चला गया, ठीक है। नॉलेज ओरिएंटेड सर्विसेज लाइक फाइनेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर समटाइम्स क्लासिफाइड अंडर द क्वार्टनरी सेक्टर। तो जो नॉलेज ओरिएंटेड है, फाइनेंस है, रिसर्च है, इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, ये सभी क्वार्टनरी सेक्टर में चले जाता है। और यदि क्वार्टनरी सेक्टर की बात करें, जो बड़े बड़े CEOs वगैरह जो होते हैं,
दोज विच आर हाईली पेड, जो बहुत पैसा मिलता है उसमें। मान लीजिए कि आप रिलायंस के सीईओ बन गए, कितना पैसा कमाइएगा, बहुत ज़्यादा। सर्विसेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजंस मेकर, मतलब डिसीजन मेकर के फॉर्म में वो रहते हैं, किंग मेकर रहते हैं, किंग बनाने वाले, ठीक है। उनके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। मान लीजिए सुंदर पिचाई, वो सब तो क्वालिटी में ही आएंगे ना, तो आना चाहिए सर्विस सेक्टर में, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग पर पोस्ट पर बैठे हुए हैं गूगल में, इतने बड़े पोस्ट पर, ठीक है। कोल्ड क्लर एम्प्लॉय इसको कहते हैं, अंडर क्वीनरी। Some expert claim such classification has link with the stage of development because the developed countries most peoples employed in service sector। तो कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि जो ये क्लासिफिकेशन हुआ है ये डेवलपमेंट के बेस पर हुआ है, स्टेज पर हुआ है, क्योंकि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उसके जो ज़्यादातर लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं सेवा के क्षेत्र में ही, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या है? बड़े बड़े जो कॉरपोरेट सेक्टर हैं वो तो ऑर्गेनाइज है ना। और अनऑर्गेनाइज्ड क्या है? आप ठेला पे सब्जी बेचने जा रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया? अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। अब आप राजा बनना चाह रहे हैं और स्कूल में कट्टा और किताब दोनों साथ में लेकर चले गए, तो क्या वो ऑर्गेनाइज्ड के कैटेगरी में आएगा? अनऑर्गेनाइज्ड, वो मैं ये मजाक कर रहा हूँ क्योंकि वो वाले सर जो हैं थोड़े बता देते हैं ये सब। The economic activities which are registered with appropriate government authority and reported properly are called organized and formal sector। इसको formal sector कहते हैं। Formal application आपने लिखा है ना, to the principal फला school, respected sir, it is most humble and respectable, I want to say that I am dash of that class। तो इस तरह जो है फॉर्मल वे में, तो जो रजिस्टर्ड हो ऐसी आर्थिक गतिविधि विच आर रजिस्टर्ड विद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अथॉरिटी, उस क्षेत्र के संबंधित सरकारी संस्थाओं के साथ, सरकारी अधिकारियों के साथ, सरकारी एजेंसियों के साथ वो रजिस्टर्ड हो, एंड रिपोर्टेड प्रॉपरली, प्रत्येक साल वो रिपोर्ट कर रहे हो, ITR भर रहे हो, उसको कहेंगे ऑर्गेनाइज सेक्टर। जहाँ पर एम्प्लॉयर को भी बहुत सारे, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं, जो काम करते हैं वहाँ पर, उनको भी सारा चीज़ जो है मुहैया कराना पड़ता है, उनको सब कुछ देना पड़ता है, उनको मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव, जो भी चीज़ें दी गई हैं, तय की गई हैं, वो दी जाती हैं। द एम्प्लॉय वर्किंग विदाउट एनी एग्रीमेंट और formal terms and conditions are called informal worker। The terms unorganized or informations has connection with the both employer firm as well as employees worker। तो employer और employee दोनों से संबंधित है। तो ऐसा जो रजिस्टर्ड ही ना हो, कोई एग्रीमेंट ना हो अपने वर्कर के साथ, आज मन किया उसको फायर कर दिए, कोई 15 दिन और 20 दिन 50 दिन का नोटिस नहीं दिए पहले, अरे जाओ भाई हो गया काम तुम्हारा आज से ख़त्म, आपके यहाँ लेबर आ रहा है, आप काम नहीं सही से कर रहा है, बोलेंगे कल से मत आइएगा। ये सब क्या हुआ? इनफॉर्मल सेक्टर तो हुआ ना। द नेशनल सैंपल सर्वे 2011-12 में हुआ, उसके द्वारा हाईलाइट किया गया 93% जो वर्कर हैं, जो कामगार हैं भारत में, वेयर इनफॉर्मली इंगेज्ड, हैंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक सेवरल स्टेप फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ consequently large number of workers are getting registered on ई श्रम पोर्टल। तो भारत सरकार के द्वारा ई श्रम पोर्टल जो है चलाए जाते हैं। ई श्रम पोर्टल जो है वो लॉन्च किए गए, जिसमें कि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर में थे उनको रजिस्ट्रेशन मिला। इससे उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, दुर्घटना बीमा वगैरह जो है उसमें कवर होता है, ठीक है। तो 2011-12 के सैंपल सर्वे के अनुसार जो है 93% जो भारत में वर्कर थे वो सभी इनफॉर्मल सेक्टर में ही इंगेज थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए फॉर्मलाइज करने को इस आर्थिक गतिविधि को। लार्ज नंबर ऑफ वर्कर आर गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल पर बहुत सारे मजदूर जो हैं वो रजिस्टर्ड हुए, एंड टेकिंग द बेनिफिट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम इंक्लूडिंग PM विश्वकर्मा योजना, PM स्वनिधि योजना। तो इन सभी चीज़ों का PM विश्वकर्मा योजना के तहत जो उनको टूल्स खरीदने के लिए पैसे वगैरह कुछ दिए जा रहे थे, स्कीम्स वगैरह,
तो उन सब का फ़ायदा वो लोग ले पा रहे हैं, ठीक है, इस श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड होकर। द फॉलोइंग लेबर्स लॉ टू रिप्लेस फ्रेगमेंटेड 29 लेबर्स लॉ विच वेयर एप्लीकेबल अर्लियर। तो 29 लेबर लॉ को फ्रेगमेंटेड थे उस सबको 4 लेबर लॉ में ही तब्दील किया गया। कोड ऑन वेजेस 2019, मतलब जो वेजेस पर कोड है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशंस। तो ये 4 कोड लाए गए। 29 लेबर लॉ थे, फ्रेगमेंटेड थे, उनको समेट करके लाया गया, ठीक है। लगता है हमें 2 वीडियो बनाने पड़ेंगे, लेकिन मैं जो है पूरा प्रयास करूँगा आज ही कवर कर दे। अब जो है हमारे पास 6 पेजेस बचे हैं। मैं क्वेश्चंस नहीं बोलूँगा, मैं क्वेश्चंस एक बार पढ़ देता हूँ। कीप इन व्यू द इनफॉर्मल सेक्टर शेयर इन द टोटल वर्कफोर्स, क्रिटिकली एग्जामाइन द रिलेवेंट इंक्लूसिव समावेशी मेजर्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट एंड देयर इफेक्टिवनेस। 2012 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना है। इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप फॉर द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन रिसेंट ईयर, ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप अचीवमेंट। ये भी PYQ है, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर 51% हिस्सेदारी वाली बात तो याद होगा ही, क्योंकि जब बैंकिंग के बारे में पढ़ते हैं, जो नेशनलाइजेशन हुआ था उसमें क्या किया गया, 51% यदि सरकार का हिस्सा हो उसमें तो सरकारी कहलाएगा, ठीक है। एनी ऑर्गेनाइजेशन हुज मेजोरिटी ओनरशिप 51% लाइज विद द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो उसको सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहा जाएगा। इफ गवर्नमेंट ओनरशिप इज माइनॉरिटी 49%, देन इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट सेक्टर, तो इसको प्राइवेट सेक्टर कहा जाएगा। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज जनरली इन्वॉल्व रियल फ्लो और मनी फ्लो। तो आर्थिक गतिविधि के बारे में मैंने बताया है कि रियल फ्लो के साथ मनी फ्लो भी होगा। Only money flow in case of borrowing, lending, investing activities. Such transactions are called financial transaction and hence they form financial sector, ठीक है। यदि किसी केस में आप उधारी ले रहे हैं, उधारी दे रहे हैं, किसी जगह निवेश कर रहे हैं, ठीक है, उसके बदले में आपको तुरंत रियल फ्लो नहीं आ रहा है, मनी फ्लो नहीं आ रहा है, तो उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। एंड हेंस देयर आर फॉर्म फाइनेंशियल सेक्टर। तो कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से और फिर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को रिलेट करते हुए, ठीक है, कि लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे किस में आएंगे, इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ में आएंगे, या फॉलोइंग आर द थिंग्स कवर इन इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़, उसमें दे दिया जाएगा लैंडिंग, बोरोइंग, इन्वेस्टिंग। तो इन्वेस्टिंग अरे ये तो पैसे देने की बात हो रही है, तो होगा नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, ठीक है। द ट्रांजैक्शंस विद रियल फ्लो इज कॉल्ड द रियल सेक्टर्स ऑन कलेक्टिव बेसिस, ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, तो अब सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है अर्थव्यवस्था का, उसको देखेंगे। द लिमिटेड सप्लाई ऑफ रिसोर्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्कार्सिटी विच इज कॉल्ड द रूट काउज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम फॉलोइंग आर द कॉल्ड, ठीक है। तो लिमिटेड सप्लाई जब हो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब लिमिटेड हो, मतलब जाहिर सी बात है रिसोर्स ही लिमिटेड होगा तो प्रोडक्शन भी लिमिटेड होगा, तो स्कार्सिटी होने लगेगी, चीज़ों की कमी होने लगेगी। तो वही है सबसे जड़ वाला कारण, रूट काउज जो है किसी भी अर्थव्यवस्था का। और फॉलोइंग आर द सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, दीज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो हमारे पास चीज़ें बहुत लिमिटेड हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी लिमिटेड है, मतलब क्या बनाएं, किसके लिए बनाएं, चलेगा या मार्केट में नहीं चलेगा, रिसोर्स भी लिमिटेड है। तो ये हुआ सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स। तो आपको पता चलना चाहिए व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें, ये सेंट्रल प्रॉब्लम है। फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस विच आर नेचुरल आर covered under land while human resource are covered under labor and financial resource under capital। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, तो विच आर नेचुरल आर कवर्ड अंडर द लैंड वाइल ह्यूमन रिसोर्स आर कवर्ड अंडर द लेबर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। तो नेचुरल आर द कवर्ड अंडर द लैंड वाइल ह्यूमन रिसोर्स आर द कवर्ड
Natural are covered under the land, while human resource are covered under the labor and financial resource under the capital. These resource are organized by entrepreneur. अब जाहिर सी बात है इन सभी चीज़ को एक मैनेज करने वाले भी तो लोग होंगे, जो निवेश करेंगे, जो पैसे लगाएंगे, अपना पूंजी जो लगाएंगे, जो कैपिटल जुटाएंगे, इन सभी कामों को करेंगे तो एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर बाय जनरेटिंग फैक्टर इनकम लाइक रेंट, वेजेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और उससे जो है फैक्टर इनकम जो है वो जनरेट होता है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, प्रोडक्शन की कौन कौन से फैक्टर हैं, कारण है? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। उससे क्या प्रॉफिट होते हैं? तो फैक्टर पेमेंट क्या है? फैक्टर प्रोडक्शन के बदले जो है क्या होता है? फैक्टर इनकम होते हैं। तो फैक्टर इनकम में क्या है? रेंट है, वेजेज है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। तो मान लीजिए कि आपने घर बनाया, उसमें क्या क्या लगे? आपके पूंजी भी लगे, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है कोई घर बनाना, पूंजी लगे, आप मकान मालिक हैं, लेबर बुलाए, ज़मीन खरीदी और आपने रेंट पर जो उसको दिया, जो आपको मिला पैसा, उसको कहेंगे फैक्टर इनकम। द सेंट्रल प्रॉब्लम आर द सॉल्व इन एनी कंट्री बाय चूजिंग एन अप्रोप्रिएट सिस्टम आउट ऑफ मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मार्केट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के तहत जो है इस सेंट्रल प्रॉब्लम से दो चार किए जाते हैं। मार्केट इकोनॉमी क्या है? इसको कैपिटलिज्म कहा जाता है, ठीक है। द रिसोर्स आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर, सारा जो संसाधन है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में होगा। एंड द सेंट्रल प्रॉब्लम आर सॉल्व बाय मार्केट फोर्सेस, बाय लॉ ऑफ डिमांड्स, कंपटीशंस इटीसी, विच एडम स्मिथ कॉल्ड इनविजिबल हैंड। और इसको इनविजिबल हैंड जो है किसके द्वारा कहा गया? एडम स्मिथ के द्वारा। और यही बोले थे कि भाई गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन जरूरी नहीं है, लेकिन जब 1929 का रिसेशन आया तो प्रॉब्लम जब बढ़ी तो फिर इनका हवा टाइट हो गया। बोला नहीं भाई, सरकार का भी थोड़ा इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि वो फंडिंग कर दे तो फिर आसान हो जाए। प्लान्ड इकोनॉमी जो है, अंडर प्लान्ड इकोनॉमी वो सोशलिज्म वाला, सब कुछ सरकार का ही, सब कुछ सरकार ही करेंगी तो वो गवर्नेंस संभालेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, या फिर प्रोडक्शन साबुन तेल बनाएंगी। भाई सरकार साबुन तेल बनाने के लिए है क्या? तो ये तो बड़ा समस्या है, इसमें गरीबी और बढ़ता है, ठीक है। अब ये बात है कि सारे लोग 100 लोग हैं और 100 लोग में 100 लोग गरीब ही हैं, तो चलो भाई वो भी गरीब है, हम भी गरीब हैं, तो खुश हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म वाले में क्या है कि कोई लोग यदि बहुत मेहनत करता है तो वो बहुत हाइट तक पहुंच जाता है, फिर वहाँ इनइक्वलिटी थोड़ा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ क्या है, इनइक्वलिटी तो है लेकिन सब लोग इनइक्वल ही है, तो फिर उसमें पता नहीं चलता है, ठीक है। Under planned economy, resources are owned by government and central problems are solved through the economics planning which are done by government. तो गवर्नमेंट ही प्लान तैयार करती है, पॉलिसी तैयार करती है कि इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। प्लानिंग कमीशंस एंड नीति आयोग विथ सोशल वेलफेयर मोटिव। तो हमारे यहाँ मिक्स्ड वाला है, ठीक है। अंडर मार्केट इकोनॉमी प्रोड्यूसर्स आर ड्राइवर बाय प्रॉफिट, ड्राइव बाय प्रॉफिट मोटिव्स। मार्केट इकोनॉमी में तो उनको चाहिए कि बहुत सारा प्रॉफिट हो, ठीक है, कोई वेलफेयर नहीं, चैरिटी नहीं, बल्कि हमको प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इट इज़ जनरली अज्यूम दैट सोशलिज्म वुड बी अ बेटर चॉइस फॉर कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, ईटीसी एंड सोशल वेलफेयर इन इंडिया। तो ये जनरली सोचा जाता है कि जो सोशल जो है, सोशलिज्म जो है मार्केट प्लान्ड इकोनॉमी वाला, भारत जैसे देशों के लिए सटीक है, क्योंकि यहाँ बहुत ही इनइक्वलिटी है। और उस दौर में यदि को फॉलो नहीं किया जाएगा तो क्या होगा, कोई लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, कोई लोग बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम। मार्केट मैकेनिज्म, द इनवर्स रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड प्राइस और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये 3 टॉपिक जो है वो बचा है। और मार्केट इक्विलिब्रियम और कुछ टर्म है जो कि हम अगले चैप्टर में जो है उसको कवर कर देंगे। सबसे पहले इनिशियल में इसी 4 पेजेस को हम डिस्कस करेंगे और ये सारे 4-5 टॉपिक जो बचे हैं उसको कवर करेंगे, क्योंकि अभी जो है गर्मी बहुत है और मुझे इस क्लास को यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो पार्ट 2 में हम लोग कवर कर लेंगे। तो मेरा तो ये था कि एम की आज ही कवर कर दे, लेकिन ये पता है आपको 5-6 क्लासेस के मैं आपको बता रहा हूँ। ऑरली जो मैंने बताया आपको सब कुछ, ये 5-6 क्लासेस में कवर हुए हैं और 2-2 घंटे के क्लास थे, ठीक है। और मैं 5-6 क्लासेस को आपको
2 क्लासेस में, मतलब 2 क्लासेस क्या, मैं दूसरे चैप्टर में ही उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। उस दिन शुरू से मतलब बहुत थोड़ा और पहले जो है रेडी रखेंगे। तो 8:55 जो है हो गया है, ठीक है, 9 बजने वाले हैं और 1.5 घंटे जो है ऑलमोस्ट हो चुके हैं हमारे। तो अभी और भी बहुत सारा काम है जिसको कि निपटाना पड़ेगा, और भी बहुत सारी चीज़, आज के टारगेट बहुत सारे बच गए हैं, जिसमें कि मैंने सोचा था कि आपको मंथली मैगजीन का जो है वो आपको कराएं आकर के ऑनलाइन ही, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आप लोग देखेंगे नहीं, अभी शुरुआती चैनल है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया ये आइडिया। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें जाती रहें हमारे चैनल पर। तो ये हमारे चैनल ज्ञान संगम को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छी लगे, यदि आपको रिवीजन करने में मदद मिले इस वीडियो से, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग सपोर्ट तो करेंगे ही। मैं आपसे उम्मीद ये कर सकता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय हो। यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हुई, कहीं पर समझने में, कहीं पर वैचारिक मतभेद हुई, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। सब्बा खैर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।